हाँ जी। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने स्कूल व्याख्याता जो भर्ती 2025 है उसमें जो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं 50, उन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। आज का जो पेपर है वो है 2018 का पेपर। जो भी नए साथी इस वीडियो को देख रहे हो उनको बता दें कि अपने स्कूल व्याख्याता जो हिंदी है उसके इतिहास के प्रश्नों के पीवाई क्यों कर रहे हैं, मतलब पिछले पेपरों में जितने भी इतिहास के प्रश्न आए थे उन सब के 360 डिग्री विश्लेषण से अपने यहाँ सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि उनके प्रश्न कैसे सोल्व किए जाते हैं। जितने भी नई साथी देख रहे हैं उनको बता दें कि अपने जो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप जब भी फ्री हो, एग्जाम एकदम एकदम पास में, ये जैसे मानो 20 दिन बचे हैं, इस 20 दिनों में जब भी आप फ्री हो, खाना खा रहे हो, कभी बाहर गए हुए हो, बस स्टैंड पे बैठे हो, अपने हॉस्टल में बैठे हो, अपने कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, बस में कहीं जा रहे हो, तो वो जो टाइम स्पेंड करने के का जो समय है उस समय में आप ये पीवाईक्यू देख सकते हो। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। मैंने यहाँ जो वीडियो करवाया है वो तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में ही जो इतिहास के प्रश्न है वो लगभग रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट हो रहे प्रश्न मैं लिख रहा हूँ भी 2013 में रिपीट हुआ, ये 2015 में रिपीट हुआ, ये अब 2018 वाला पेपर है तो 2013 और 15 के जो रिपीट प्रश्न है वो भी मैं यहाँ करवा दूंगा। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए एग्जाम के लिए ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप फ्री हो, फ्री टाइम में आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। और कई साथी है ना, वो कमेंट करते हैं कि सर आपकी जो पढ़ाई जो ऑनलाइन ऐप है उस ऐप का लिंक हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। तो उनको बतावें कि जो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है उसका जो लोगो ये है और इस लोगो के हिसाब से आपको ये जो ऐप है ये प्रोवाइड हो जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करोगे, ये गूगल प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करोगे तो ये पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अपने शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो पेपर है 2017 का पेपर। 2017-18 की जो भर्ती आई थी उस भर्ती में जो पेपर था उस पेपर को अपने यहाँ सोल्व करेंगे। इतिहास के प्रश्नों से शुरू करेंगे और इतिहास का पहला प्रश्न ही आपके समक्ष प्रस्तुत है कि आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा जाता है तो सही नहीं वाला कथन पूछा जाता है। तो ये जो सही नहीं है ये वाला ऑप्शन पूछा गया है। तो देखो, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, बिल्कुल सही बात है ये। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं, ठीक है, जो सामान्यतः धार्मिक अनुष्ठानों में गाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की है, बिल्कुल सही बात है ये। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। ये देखो, भाषा शैली में बिल्कुल अंतर है भाई इनमें। इनकी भाषा शैली में दोहा कोश और चर्या पदों की सॉरी चर्या पदों की या चर्या गीतों की भाषा शैली में बिल्कुल अंतर। ये धार्मिक अनुष्ठान में गाए जाते हैं। और ये क्या है कि सामान्य जो साहित्य है वो साहित्य किससे लिखा जाता है, तो वो दोहा कोश के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे सरप्पा ने कौन सा लिखा था, तो दोहा कोश लिखा था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो अगला प्रश्न करते हैं वो प्रश्न है, 1 मिनट रुको, मैं प्रश्न साथ साथ में निकाल लेता हूं पीडीएफ वाले, ताकि क्या है कि कहीं आपको समस्या नहीं आएगी, आपको प्रश्न से संबंधित समस्या नहीं आएगी। हाँ जी, सभी के सभी साथी जुड़े रहें। मैं इसमें प्रश्न निकाल लेता हूं ताकि आपको क्या है कि निकालने में परेशानी नहीं आएगी, नहीं आपको कोई ढूंढने में परेशानी आएगी। आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आएगी ऐसे करके। हाँ जी, अपने 56वां प्रश्न है ना, 56वें प्रश्न से शुरू किया है। हाँ जी, अपना अगला देखते हैं 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न क्या है कि 57वां प्रश्न है कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ये पूछा गया। ये 1 नंबर पे प्रबंध चिंतामणि, यही विनय चंद सूरी की रचना नहीं है, ये तो मेरुतुंग की रचना है भाई। ये किसकी रचना है, तो ये मेरुतुंग की रचना है भाई। पाउडुआ राम सिंह का बिल्कुल सही है, भविष्य कहा धनपाल का बिल्कुल सही है, नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी का है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, उसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या हो जाएगा, तो मेरुतुंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरुतुंग आएगा इसका। ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा मेरुतुंग। जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे, जब जो भी आपको नहीं आ रहा था वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपके बाद में काम आएगा। हिंदी साहित्य का आरंभ है वो 693 ईस्वी से। मानने वाले इतिहासकार कौन है, 693 ईस्वी से लेके और 1693 ईस्वी तक का इतिहास लिखा था, वो किसने लिखा था, राम कुमार वर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था,
राम कुमार वर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला, राम कुमार वर्मा। अगला जो प्रश्न है 59वां प्रश्न है, वो है कि राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, यह हर पेपर में पूछा जाता है। 59वां प्रश्न है, यह हर एक पेपर में पूछा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरहपाद या फिर सरहप्पा। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया था? तो राहुल सांकृत्य जी ने स्वीकार किया था। ठीक है ना, ये शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि स्वीकार किया था। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे स्वीकार किया था? तो पुष्य या फिर पुंड को स्वीकार किया था। महत्वपूर्ण है ये, पुष्य, पुष्पदत्त या फिर पुंड को। अगला जो प्रश्न है, वो अगला प्रश्न है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से या किस नाम से प्रस्तुत किया था? तो किस नाम से? संधि एवं चारण काल नाम से। याद कर लेना, किससे? संधि एवं चारण काल नाम से। रामकुमार वर्मा, संधि एवं चारण काल। ठीक है, चारण काल जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, और संधि एवं चारण काल आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो रामकुमार वर्मा हो जाएगा। राहुल सांकृत्य जी वाला ये है। चित सामंत काल अगर देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, वो दिया था आदिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या दिया था? तो वीर काल नाम दिया था। ठीक है, ये शुक्ल जी के नाम काफी स्पेशल है, इस वजह से मान्य नहीं हुए थे। सर्वाधिक मान्य कौन सा है? तो आदिकाल वाला सर्वाधिक मान्य हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अगला जो प्रश्न है, वो प्रश्न है कि आदिकाल के सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर किस कवि में हुआ है? तो याद रखना, बौद्धों से आए सिद्ध से आए नाथ, और नाथों की ही परंपरा आगे चल के किसमें जाती है? तो निर्गुण संत कवियों में। किसमें आती है? निर्गुण संत कवियों में चलती है। तो निर्गुण संत कवियों में चलती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास जी। ठीक है, तो नाथों का जो हठ योग है उसका पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ है? तो किस कवि में हुआ है? कबीर में हुआ है। देवसेन में, तुलसी में या फिर जायसी में नहीं हुआ, बल्कि किस में हुआ है? तो कबीर में हुआ है। ठीक है, 61वां प्रश्न। 61वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला। अगला देखो 62वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय यह कथन इनमें से किसका है? याद रख लेना, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, बाद में आप गाइड्स खंगालते हो कि गाइडों में तो है ही नहीं ये प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थिति में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। अर्थात बौद्ध धर्म से ही सिद्ध साहित्य आया। ये किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने कहा था। ठीक है ना, किसने कहा? तो ये राम कुमार वर्मा ने कहा। अगला ऑप्शन है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले इनमें से कौन है? याद रख लेना, कर्नल जेम्स टोड है, ये प्रामाणिक मानते हैं, ये अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हैं, श्यामल दास भी अप्रामाणिक मानते हैं, ये अप्रामाणिक मानते। तो प्रामाणिक कौन हो जाएगा? प्रामाणिक उत्तर हो जाएगा इसका टोड हो जाएगा। ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा टोड। 83वें में उत्तर क्या हो जाएगा? 83वें में उत्तर हो जाएगा टोड। हाँ जी। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है, सबको पता है। भरतेश्वर बाहुबली रास सालीभद्र सूरी किसका, कौन सा ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथ है। याद रख लेना, कौन सा ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथ है। 64वें में उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला है शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति कौन सी है? राउलवेल रोडा कवि की रचना है। राउलवेल रोडा कवि की रचना है। ये क्या है? तो ये शिलांकित कृति है, शिला पर लिखी गई कृति है ये। ठीक है ना, शिला पर लिखी गई कृति है राउलवेल। हाँ जी। खेती न किसान को, भिखारी को न बनी, भिखारी को न भीख, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे एक एकन सो, कहां जाई काकरी। तो ये पद किसका है? तो ये पद तुलसीदास जी का है। कहां से लिया गया है ये पद? तो याद रख लेना, ये तुलसीदास का पद ये कवितावली से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये
ये कवितावली से लिया गया। कवितावली में क्या है कि कली काल का वर्णन है, कलयुग का वर्णन है, और कलयुग में ही ऐसी बातें आती कि खेती किसान को खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं है, बनिक को बनिज नहीं है, और चाकर को चाकरी नहीं है, अर्थात नौकर को नौकरी नहीं है। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे एक एकन सो, कहां जाई काकरी। तो ये पद किसके? तो ये तुलसीदास के। तुलसीदास की कौन सी रचना से है? तो कवितावली में। तो कवितावली में तुलसीदास ने इन पदों के माध्यम से क्या व्यक्त किया है? तो कली काल का वर्णन व्यक्त किया है। किसका व्यक्त किया है? तो कली काल का वर्णन व्यक्त किया है। ठीक है ना, कली काल का वर्णन किया है। हाँ जी, अगला प्रश्न है वो है 67वां, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का तो बिल्कुल है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का बिल्कुल है, जैन साहित्य का बिल्कुल है, लेकिन उपनिषदों से कोई ग्रंथ नहीं लिया है। उपनिषद उन्होंने नहीं लिया है। जैन साहित्य तो पवित्रता ली है, लेकिन उपनिषदों से कुछ भी मध्यकालीन संत काव्य पर किसका प्रभाव नहीं है? तो उपनिषदों का प्रभाव नहीं है। ठीक है, उपनिषदों से वे प्रभावित नहीं थे। उपनिषदों का तो क्या करते थे? ये खंडन करते थे भाई। क्या करते थे? ये खंडन करते थे। अगला प्रश्न है वो है कबीर के संबंध में। कबीर के संबंध में, सूरदास के संबंध में, तुलसी के संबंध में, जायसी के संबंध में, छायावाद के संबंध में, प्रगतिवाद के संबंध में, प्रयोगवाद के संबंध में, नई कविता के संदर्भ में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। याद रखना, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है तो देखो, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों सुंदर प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। दुल्हीन गावहु मंगलाचार, घर आए मोय राजा राम भरतार, दाम्पत्य जीवन का ही तो वर्णन है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, ये तो मिलता ही है, सर्वमान्य कथन है ये तो। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, बिल्कुल सही बात है ये। काव्य रचना कबीर का प्रमुख लक्ष्य था। अरे भाई, काव्य रचना नहीं था कबीर का प्रमुख लक्ष्य, तो क्या था? कबीर का प्रमुख लक्ष्य तो था समाज सुधार। क्या था भाई? समाज सुधार मुख्य लक्ष्य था। समाज सुधार के लिए लिख रहे थे, न कि कविता रचना के लिए लिख रहे थे। ठीक है, तो काव्य रचना कबीर का प्रमुख लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य तो क्या था? समाज सुधार था भाई। समाज सुधार के माध्यम से वो काव्य रचना करते थे। ठीक है, समाज सुधार के लिए ही वो काव्य रचना कर रहे थे। ठीक है, लक्ष्य उनका कविता रचना नहीं था। तो 68वें में उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 2 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है या फिर गलत है? ऐसे जरूर टिक किया करो। आपके पेपर में जो आप जो मेन एग्जाम में बैठोगे उसमें ऐसे टिक जरूर कर लेना, गलत, सही, असंगत, संगत, सुमेलित, असुमेलित, ऐसे प्रश्न जरूर याद कर लेना। संत काव्य आत्मानुभूति पर अभिव्यक्त है, बिल्कुल सही बात है ये। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, बिल्कुल गलत है। शास्त्रीय ज्ञान की जरूरी नहीं है। काव्य संत काव्य में धार्मिक रूढ़ी और परंपराओं के अनुकरण का विरोध किया गया है, बिल्कुल सही बात है। जन सामान्य की भाषा है संत काव्य की, ये भी सही बात है। शास्त्रीय ज्ञान पर बल नहीं देते वो तो व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते हैं, सांसारिक ज्ञान पर बल देते हैं वो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 69वें में 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपने देखते हैं तो सूफी प्रेम, 17वां प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानक के काव्य में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पूछा गया है, असत्य कथन है। असत्य कथन है तो आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया। नायक है वो नायिका को छोड़कर चला जाता है, दुखी हो जाता है, उसमें सहनायिकाएं मिलती है, उनसे विवाह कर लेता है, शैतान मिलता है, ठीक, तो प्रेत आत्माएं मिलती है, भटकता है। तो एक प्रकार से नायक का विरह है इनमें ज्यादा। दूसरा देखें तो सूफी काव्य अधिकांश मुक्त काव्य में लिखा है। अरे नहीं भाई, ये तो प्रबंध काव्य में लिखे गए थे। अधिकतर सूफी काव्य तो किस में लिखे गए थे? तो प्रबंध काव्य में लिखे गए थे। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया, बिल्कुल प्रयोग किया गया है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में है। थोड़ा बहुत अधिक मात्रा में है, थोड़ा अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 हो जाएगा इसका उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर नंबर है 2 हो जाएगा। ठीक है, मुक्त काव्य नहीं लिखा बल्कि इन्होंने कौन सा लिखा था? तो प्रबंध काव्य लिखा था। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? बहुत ही सरल प्रश्न है। मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंजन, ये रिपीट हो रहा है। ये 2013 की भर्ती में भी आया था, 2015 की भर्ती में भी आया था।
2 बार रिपीट हो, तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम ये मुल्ला दाऊद की नहीं है, मुल्ला दाऊद की तो चंदायन है, और ये जो आखिरी कलाम ये तो किसकी है, तो ये तो जायसी की है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका उत्तर नंबर 4 हो जाएगा भाई। अगला देखो 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल सही बात है ये। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है, बिल्कुल सही बात है ये। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, लीला का महात्म्य है, लीला का महात्म्य तो है ही नहीं, लीला करते ही नहीं है ईश्वर, ईश्वर तो अपने आप में सत्य है, परम सत्य है, परम ब्रह्म है, तो वो लीला नहीं करते, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला। निर्गुण ब्रह्म में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की है, विश्व रूप में, विश्वव्यापी, विश्वात्मा, ठीक है, विश्वव्यापी विश्वात्मा प्रभु के रूप में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, याद रख लेना इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भले। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। ध्यान मंजरी, अग्रदास, भक्तमाल, नाबादास, बरवे नायिका वेद, रहीम, वेली कृष्ण, रुक्मणी, चतुर्भुजदास। वेली कृष्ण रुक्मणी चतुर्भुजदास की रचना नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणी तो अपने राजस्थान की रचना है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ना। अगला देखो, अगला है कौन से कवि अष्टछाप के नहीं है। अष्टछाप के नहीं है तो दामोदर दास कवि है, वो अष्टछाप के नहीं है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो कुंभन दास, तो ये जो रिपीट हो रहा है ना, ये भी 2013 और 2015 दोनों भर्तियों में रिपीट हो रहा है, और 2017 वाले में भी आ रहा है। ठीक है ना, कुंभन दास तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये कृष्णदास है, ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और ये जो छीत स्वामी है ये विठलनाथ जी के शिष्य थे, विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो दामोदर दास में इसमें ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें दामोदर दास है वो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। भगवत कृपा के लिए की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति में अनुग्रह का प्राधान्य है, बिल्कुल सही बात है। भंवरगीत नंददास का है, बिल्कुल सही बात है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण है और कृष्ण का प्रधान है, उच्च है, ये उल्टी बात कही गई है, ये गलत है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, और उसमें राधा को स्थान तो मुख्य दिया गया है, और कृष्ण को स्थान है वो उस भगवान कृष्ण का स्थान इसमें गौण है, ये राधा वल्लभ संप्रदाय, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी थे, बिल्कुल सही बात है, स्वामी हरिदास जी थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 75 में 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 75 में कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। क्षेत्र में देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं, ये प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं, देखो कौन सा ग्रंथ है वो केशव का नहीं है। ये देखो, विज्ञान गीता, छंदमाला, जहांगीर जसचंद्रिका, भाषा भूषण, ये तो जसवंत सिंह का है भाई, किसका है ये जसवंत सिंह का भाषा भूषण, 2013 2015 दोनों भर्तियों में आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है, 2015 में भी आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, और ये 2018 वाली में तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है भाई ये तो प्रश्न। हाँ जी, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल किसने कहा था, याद रख लेना, विश्व का श्रृंगार। ठीक है, विश्व का श्रृंगार और अलंकार का मिश्रण, विश्व के श्रृंगार में अलंकार का मिश्रण, ऐसे याद कर लेना। तो अलंकृत काल किसने कहा था, तो मिश्र बंधु ने। श्रृंगार काल किसने कहा था, याद कर लेना, श्रृंगार काल किसने कहा था, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था इसको। ठीक है, रीतिकाल नाम किसने दिया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है, रीतिकाल नाम किसने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचना काल की दृष्टि से गलत है। कवि कुलकंठा वर्ण दूल है की है, बिल्कुल सही बात है। रस सरांश भिखारी दास की है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। ये जो श्रृंगार सागर है, ये जो 78वां प्रश्न है श्रृंगार सागर, तो श्रृंगार सागर रचना आलम की नहीं है, ये तो, ये श्रृंगार सागर रचना आलम की नहीं है, ये श्रृंगार सागर रचना ये तो आलम की नहीं है, ये तो श्रृंगार सागर रचना
हाँ, चंदन कवि की रचना है ये नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, नोट कर लेना इनको। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, रिपीट कर लेना इनको। निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। तो इसमें ठाकुर हो जाएगा, आलम हो जाएगा, बोधा हो जाएगा, भिखारी दास नहीं है। ये तो भिखारी दास तो रीतिबद्ध कवि है भाई। कौन से कवि है? तो ये तो रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 79 में, 79 में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। रचना और रचना काल की दृष्टि से कौन सा, रचनाकार की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, कवि कुलकंठा कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की है, ललित ललाम मतीराम की है, शिवा बावनी भूषण की है, काव्य निर्णय भिखारीदास का है। तो ए में 3 जो भी ऑप्शन ढूंढ लो, आ लो। पहला ऑप्शन आते ही आपके सही हो जाएगा, बी में 4, सी में 2 1 और डी में 2, सी में 1 डी में 2। ये उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं। अगला है, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? रीति मुक्त कवियों के प्रेम में विरह व्यथा प्रधान है। बिल्कुल सही बात है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया। रे रे ये तो रीति मुक्त ही है, तो ग्रहण करें कैसे करेंगे? ये रीति मुक्त है, ये तो बंदी बंधाई परिपाटी पर काव्य रचना नहीं करने वाले हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये उनमें तो इंद्रिय वासना थी। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा अभिव्यक्ति की शैली में स्थान दिया गया है। बिल्कुल सही बात है ये। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा, यहाँ 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखो, 82वां प्रश्न है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? अंग दर्पण रसलीन, अंग दर्पण रसलीन। याद कर लेना, रसलीन का क्या है? तो अंग दर्पण है। अंग दर्पण किसका है? तो रसलीन का है। 82वें में उत्तर हो जाएगा, 82वें में उत्तर हो जाएगा 1 नंबर वाला। ठीक है, 1 नंबर वाला उत्तर है वो सही हो जाएगा। 82 में क्या हो जाएगा? 82 में 1। हाँ जी, अगला देखो, इनमें से कवि देव का लिखा कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो इन कवि देव का लिखा कौन सा ग्रंथ है? भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, विष्णु विलास नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो विष्णु विलास नहीं है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो इसमें 4 नंबर उत्तर हो जाएगा, विष्णु विलास नहीं है। ठीक है, ये कोई दामोदर कवि थे ऐसे, ये विष्णु विलास पूछा ही नहीं गए, बहुत ये सिर्फ ऑप्शन में दिया गया, वैसे ही नहीं है ये। कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? केशवदास थे। ओरछा नरेश के दरबारी कवि कौन थे? तो कौन थे? केशवदास थे। ठीक है, केशव याद कर लेना। हाँ, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचनाकाल की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग, शंकर शेष। ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, देखो ये 2015 का प्रश्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, भीष्म सानी का हनूष है। अंधा कुआं देखो, ये गलत हो गया, धर्मवीर भारती का अंधा कुआं नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का है अंधा कुआं। ठीक है, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है ये तो। ठीक है, तो 85 में 4 हो जाएगा। 86 में देखो, एक ऑप्शन अगर आता है तो भी सही हो जाएगा। ये चतुरी चमार निराला, नीलम देश की राजकन्या जनेन्द्र कुमार। ठीक है, परिंदे है, परिंदे निर्मल वर्मा की है, और डाची है, डाची उपेंद्र नाथ अस्क की है। तो ए में 3 देख लो, ए में 3 ये वाला सही है, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। ये वाला 4 है, परिंदे निर्मल वर्मा। ये परिंदे है, ये भी रिपीट हो रहा है भाई। ये 2015 की वैकेंसी में आया था, 2015 की वैकेंसी से ये प्रश्न है, ये रिपीट हो रहा है अभी, 2015 की भर्ती से ये रिपीट हुआ है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। ये तो लाला श्रीनिवास दास की है, ये तो लाला श्रीनिवास दास की है भाई, लाला श्रीनिवास दास की है। रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की है। अगला देखो, अगला है
पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष आरंभ की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी, पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। उदंत मार्तंडाई 1826 ईस्वी में लिखी गई थी। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन 8 अंकों के बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका बन गई थी। 1900 में सरस्वती पत्रिका आई थी। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसका उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा। उदंत मार्तंड को याद रख लेना, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। जुगल किशोर इसके संपादक थे, कलकत्ता से संपादित हुई थी, ये पहली पत्रिका थी। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निबंधकार ने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे? ये शिव शंभू के चिट्ठे तो बालमुकुंद गुप्त के हैं। जॉर्ज पंचम जो भारत आया था उसके विरोध में लिखे थे इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे। हाँ जी, महत्वपूर्ण है ये, याद रखना। हाँ जी, अगला देखो, कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? पथ के साथी है, अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, हाँ जी, स्मारिका भी है। ये जो वे दिन वे लोग है ना, ये तो शिव पूजन साय की है भाई। ये तो किसकी है? तो ये तो शिव पूजने सहाय की है। शिव पूजने सहाय की है, ये गलत हो जाएगा। वे दिन वे लोग किसकी है? तो शिव पूजने सहाय की हो जाएगी, ठीक है। तो 90 में कौन सा हो जाएगा? तो 90 में 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी प्रश्न समझ में ना आए वो। हाँ जी, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? ये देखो, बंगाल का अकाल प्रकाशनाथ गुप्त है, प्रकाश चंद्र गुप्त है, बिल्कुल सही बात है ये। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र है। 10 द्वारों से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन है ये, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन है ये। और ये जो यौवन के द्वार पर रामदर्श मिश्र नहीं है, यौवन के द्वार पर रामदर्श मिश्र नहीं है, ये तो देवराज उपाध्याय है अभी। ये देवराज उपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? तो ये देवराज उपाध्याय हो जाएगा। यौवन के द्वार पर क्या हो जाएगा? तो देवराज उपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प गलत है? 4 नंबर वाला विकल्प गलत है। हाँ जी, आगे देखते हैं अपने। ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत प्रसिद्ध है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। घुमक्कड़ शास्त्र किसने लिखा था? तो महापंडित जी ने लिखा था। ये दो ही सही हो जाएंगे। कलम का मजदूर किसने कहा था प्रेमचंद को? तो मदन गोपाल ने कहा था। खेला पोलमपुर किसका है? तो ये मणि मधुकर का है। तो 1 नंबर में 4 देख लो, 1 नंबर में 4, बी में 3, ये बी में 3 रहा, स में 2, ये स में 2 रहा, और द में 1, ये द में 1 रहा, ठीक है। ऐसे भी याद कर लेना, कलम का मजदूर प्रेमचंद को किसने कहा था? तो किसने कहा था? मदन गोपाल ने कहा था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखो, अगला भी महत्वपूर्ण है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रिया नीलकंठी और नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो रचना है ना, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और ये रचना असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगती है, सिलेबस में लग रही है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं ये, ठीक है। और ये जो बालकृष्ण भट्ट का है, ये किसका है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का है। ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र का है। और प्रिया नीलकंठी ये कुबेरनाथ रोय का है। तो पहले में 1 में 2 नंबर ऑप्शन, ए में 2, ये वाला सही हो जाएगा। ब में 1, स में 4 और द में 3, ये वाला ऑप्शन। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी रिपीट हो रहा है। 2015 की भर्ती से ये प्रश्न है, ये प्रश्न है रिपीट हो रहा है। 2015 की भर्ती से प्रश्न ये रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं, कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? देख लो, जगदीश चंद्र माथुर आधुनिक काल के हैं, ये तो आधुनिक काल के हैं। श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट है, लेकिन जगदीश चंद्र माथुर नहीं है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ये प्रश्न 2013, 2015 दोनों भर्तियों में रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं ना, वो मैं रिपीट करवा रहा हूँ, तो यहाँ नोट करवा रहा हूँ, तो एक बार वो अपने रजिस्टर में भी नोट कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई। नागरी प्रचारणी सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई।
ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी, इसकी स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक थे, ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा राम श्याम और शिव। राम श्याम शिव, शिव कुमार सिंह। ठीक है, राम से हो जाएगा राम कुमार, राम राम नारायण मिश्र हो जाएगा। राम से राम नारायण मिश्र हो जाएगा। श्याम से हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ये श्याम सुंदर दास है, ये राम नारायण मिश्र है, और ये शिव कुमार सिंह है, ये मिश्र है भाई। ठीक है, ये ऑप्शन 2 नंबर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो 3 इसके संस्थापक सदस्य थे, उन तीनों के जो नाम है वो ऐसे याद कर लेना, राम श्याम शिव। और राम से रामचंद्र शुक्ल नहीं है, ठीक है, राम नारायण मिश्र है। श्याम से श्याम सुंदर दास है। शिव से शिव कुमार सिंह है। ठीक है ना। हाँ जी, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इनका एक उद्देश्य था, बिल्कुल सही बात है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन में है, ये भी बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल वाला इसमें ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो 95 का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर वाला उत्तर, 95 का। अगला देखते हैं। हाँ, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला ही देखो, पहला ही गलत कर दिया। पहला देखो, द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का भाव, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीयता की तो भावना है, द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की तो भावना है। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही बात है। काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। 96 में तो 96 में 1 नंबर उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर उत्तर। हाँ जी, 97 देखो। हाँ जी, ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। 97वां उत्तर है वो देखो। अरे ये तो डिलीट हो गया था भाई। युगांत 1936, युगवाणी, यामा 1940, कमायनी 1938। ये 1938 दे रखा है, ये भी गलत है। दुई की कली 1916। तो ये डिलीट हो गया था, डिलीट होने वाला आपने पढ़ता ही नहीं है, ये तो डिलीटेड था भाई। ये डिलीटेड है, ठीक है, डिलीट हो गया तो अपने पढ़ेंगे नहीं। हाँ जी, अगला देखो। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावाद कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, बिल्कुल सही बात है ये। छायावादी भावबोध स्वानुभूति और सौंदर्य प्रदान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणित होती चली गई। अरे शैव दर्शन नहीं है, ये तो अद्वैतवाद है ये तो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद में परिणत हो गई थी, अद्वैतवाद में। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्य धारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई थी, बिल्कुल सही बात है ये। इस वजह से तो जयशंकर प्रसाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों की जचती नहीं थी भाई। हाँ, इसमें उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा? तो 3 नंबर वाला उत्तर गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, 3 नंबर वाला उत्तर इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न भी छायावाद से संबंधित ही है। अगला प्रश्न भी छायावाद से संबंधित है, जो ये 99 वाला प्रश्न है। 99वां, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? छायावाद ने अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला, बिल्कुल सही बात है ये। नंद दुलारे वाजपेयी, मेरा आगमन प्रसाद पंत निराला की कविताओं के विवेचक के रूप में हुआ है, ये किसने कहा था? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी का आगमन प्रसाद पंत और निराला के विवेचक के रूप में तो हुआ ही था। और अपनी आलोचनाओं से छायावाद को प्रसिद्ध करने वाले कौन थे? तो नंद दुलारे वाजपेयी थे। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन थे, बिल्कुल सही बात है ये। छायावाद की राष्ट्रीय काव्य धारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास थे। अरे राधा कृष्ण दास, ये तो राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, ये तो भारतेंदु युग के थे भी। अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, मिलन का नाम मतलब मैं विरह में चिर हूं, ये कहने वाली कौन है? तो ये तो माधवी वर्मा है। तो ये तो 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो 100वां प्रश्न है, वो 100वां प्रश्न देखो। प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, बिल्कुल सही बात है, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव थी।
क्योंकि उसका मूल लक्ष्य था वो था भौतिक यथार्थवाद के स्थान पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना। बिल्कुल सही बात है ये। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हो जाएगा। हाँ, इनमें से किस कवि का संबंध है वो, इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से तीसरा सप्तक से है। तो तीसरा सप्तक की मैं ट्रिक लिख देता हूं। वैसे तो आपको एक ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक लिख देता हूं। वो ट्रिक ये है, प्रयाग, कीर्ति, कुंवर, केदारा। प्रयाग, कीर्ति, कुंवर, केदारा, ये वाला था। प्रयाग, कीर्ति, कुंवर, केदारा, मदन विजय, सर्वेश्वर दयाला। मदन विजय, सर्वेश्वर दयाला। तो इसमें केदारनाथ, इसमें अगर राजेंद्र किशोर, ये तो चौथे सप्तक के कवि थे। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, ये दूसरे सप्तक के कवि थे। रघुवीर साहब भी दूसरे सप्तक के कवि थे। तो ये दूसरा सप्तक है, ये दूसरा सप्तक के थे, ये भी दूसरा सप्तक के थे, ये चौथा सप्तक के थे। और केदारनाथ सिंह थे, ये कौन से सप्तक के थे, तो ये तीसरा सप्तक के थे। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये पढ़ लेना भाई, इनकी ट्रिक जरूर याद कर लेना। ये प्रश्न तीसरा पेपर है, तीसरी बार क्या लगभग 8वीं बार रिपीट हुआ है। जो 2013 वाला पेपर था उसमें तो कम से कम 4-5 प्रश्न पूछे गए थे। 2015 वाला पेपर था उसमें भी 4 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें अभी एक ही प्रश्न आया है तार सप्तक से संबंधित। अगला देखो, प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। अरे 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 अरे, व्यष्टि के समष्टि के स्थान पर उन्होंने तो व्यष्टि की कल्पना की थी। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। प्रयोगवादी कविता भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में जगत में आई थी। बिल्कुल सही बात है ये। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। बिल्कुल सही बात है ये। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न थे अपने 50 से 55 प्रश्न थे। ठीक है, शायद 45 से 50, 50 से 55 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको वीडियो कंटेंट चाहिए तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ये जो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, इसको भी, पढ़ाई संसार ये ऑनलाइन ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप पूरे स्कूल व्याख्याता से संबंधित, सेकंड ग्रेड से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, थर्ड ग्रेड से संबंधित, और भी जितने भी भर्तियां हैं जिनमें हिंदी आता है तो हिंदी से संबंधित सारा पोर्शन है इसमें अपलोड होता रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अलावा ये जो वीडियो है ये वीडियो शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी बच्चे नेट ऑफ रखते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं रखते। लेकिन जैसे भी आपको टाइम मिले, जैसे भी आपको मौका मिले पढ़ने का, पढ़ने के बाद में ये वीडियो कैसा लगे तो ये वीडियो शेयर जरूर किया करो भाई। ये शेयर करोगे तो क्या है कि हमें भी क्या है कि संतुष्टि मिलती है कि हम विद्यार्थियों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम आपके लिए करते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि कुछ हमारे लिए भी करो, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले ज्यादा से ज्यादा वीडियो कंटेंट बनाने का। आपके लिए ऐसे प्रश्न लेके आए हैं, अगर आप ये वीडियो देख लोगे, 10 वीडियो, लगभग 7 स्कूल व्याख्याता के पेपर हुए, अगर 7 स्कूल व्याख्याता के पेपर ही देख लोगे, उनका विश्लेषण देख लोगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो भी आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न सही होंगे, रिपीट हो रहे हैं, बाकी आप तैयारी तो कर ही रहे हो। ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो ऐसे नहीं कि अपलोड कर दिया, अपलोड करते ही आपको मिले, मिलते ही देख लो। आपको जब भी टाइम मिले 24 घंटे में, तो आपका 24 घंटे में जो टाइम स्पेंड हो, जिसमें आप खाली बैठे हो, उस समय ये प्रश्न देखा करो। मैंने सेम ऐसे ही तकनीक अपनाई थी। मैं ऐसे देखता था कि जो भी मेरे को टॉपिक पढ़ना होता था, वो टॉपिक में, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बता रहा हूं, मैं स्कूल में रहता था, वहां हाफ टाइम होता था, खाना खाया करता था, सामने रजिस्टर रख के वहां जो 4-5 ट्रिक लिखा करता था, वो ट्रिक खाना खाते टाइम याद किया करता था। स्टाफ वाले ऐसे बोला करते थे कि ये तो बावड़ा हो गया, जो ये तो बावड़ा हो गया कि खाना खाता है उस समय सामने ट्रिक लिखा करता है और ट्रिक को याद करता है।
लेकिन ऐसे तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ऐसा पागलपन आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हाँ भी 2 घंटे तैयारी कर ली, 4 घंटे तैयारी कर ली, सिलेक्शन हो जाएगा। दिन में 2 घंटे तैयारी करने से, 4 घंटे तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होगा, तपना पड़ेगा। ये जो 15 दिन है, ये 15 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 15 दिनों में आप की तैयारी जो 2 साल में कितनी है, वो तैयारी आपके इन 15 दिनों में पता लग जाएगी। अगर आप इन 15 दिनों में सही तरीके से अपने सिलेबस को मैनेज कर लेते हो तो वो तैयारी आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। और नहीं तो 15 दिनों में अगर बिगड़ गया मामला तो पीछे के 2 साल है वो वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है। तैयारी करो, अच्छी तरीके से तैयारी करो, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। ठीक है, तैयारी करते रहो भाई।